अध्याय 6 ये देखो, जंतुओं में जन्म। सब कोई क्वेश्चन आंसर लिखे हो? इसके भर नहीं, सभी पाठ के। देखो, अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन। देखो, जंतु मतलब तो जानते हो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं। यहाँ पर भले ही जंतु लिखा है ना, तो देखो जो पादप भी जानते हो और जंतु भी जानते हो। कक्षा 7 में पादपों में जनन था, पौधों में जनन था। कक्षा 8 में किसमें जनन है? जंतु में जनन है ना। तो देखो, जंतु मतलब जानते हो जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब कि जैसे घोड़ा बिल्ली ये सब क्या है? जंतु है। और पादप तो जानते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना। तो अभी हम जंतुओं वाला देख रहे हैं। अब लिखा है जनन। तो जनन मतलब ये होता है कि ऐसा गुण जिससे कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखे, आने वाले समय में अपने अस्तित्व को बनाए रखे, है ना। अब जैसे क्या है, जैसे कुत्ता है, ठीक ना। तो कहा क्या गया है, जनन ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति समझ सकते हो एक प्रकार से, ऐसी क्षमता है जिससे कि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने का मतलब यह है कि जैसे कुत्ता है, फिर कोई भी जानवर है, ठीक ना। वो धीरे धीरे क्या होगा, वयस्क हो गया, नहीं बड़ा होगा, फिर कुछ समय बाद बच्चा देगा, है ना। अगर बच्चा न देता तो ये सोचो कि समय, देखो आप क्या बताता हूँ क्या होता है। जैसे शेर है, अभी संकटापन जी पढ़ रहे थे अध्याय 5 में। हाँ, जैसे शेर है, तो शेर कैसे कैसे विलुप्त हो सकता है? शिकार करेगा तब, है ना। और शेर कैसे विलुप्त हो सकता है? जब इसकी जनन क्षमता बढ़ जाए, मतलब घट जाए, पूरी खत्म ही हो जाए। तो देखो, जब जनन क्षमता घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो जब नर मादा मिलेंगे, जब नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, है ना। तो जब जनन क्षमता कम हो जाएगी दोनों की, तो इनसे क्या बेबी प्रोड्यूस होगा, नया शेर प्रोड्यूस होगा, बच्चा वाला शेर, बच्चा फिर बच्ची समझ सकते हो, है ना। क्या बच्चा वाला शेर जन्मेगा? जब जनन क्षमता घट ही जाएगी, नहीं रहेगी, तो क्या बच्चा जन्मेगा? अब ये सोचो, जब ये शेर का बच्चा उत्पन्न हुआ ही नहीं, शेर का बच्चा उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो क्या आगे चल के शेर की प्रजाति बचेगी? नहीं बचेगी। अब यही समझ लो, जैसे चंदन, मतलब चंदन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुमूल्य, जैसे या फिर कुछ भी समझ सकते हो। यही जैसे आम ही समझ लो, क्या समझ लो? आम का पेड़, ठीक ना। जैसे आम का पेड़ है, अगर इनमें जन्म न हो, इनमें जन्म की क्षमता न हो, तो क्या आम बच्चे रहेंगे? नहीं बच्चे रहेंगे। ऐसे समझ लो, जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी होता है ना, वैसे ही एक समय बाद जनन की आवश्यकता होती है। अगर जनन ना हो, अगर जनन ना हो तो कोई भी जीव अपने अस्तित्व बनाए नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, है ना। जैसे वो हम ही लोग हैं, फिर कोई भी है, जितने सारे जीव हैं, अगर सबकी जनन क्षमता कम हो जाए या फिर घट जाए पूरी तरह से, तो अब देखो, अब उनका जब बेबी प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, तो अब नया जीव कहां से बनेगा? जब नया जीव नहीं बनेगा, अब यही लोग हैं, अब मर जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि हर जीव मरने से पहले, हर एक जीव मरने से पहले अपनी एक पीढ़ी छोड़ जाता है, अपनी एक पीढ़ी छोड़ जाता है, ताकि उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे ना, है ना। तो ये भी क्या है, जरूरी है। जैसे भोजन जरूरी है, पढ़ने लिखने जरूरी है, वैसे भी ये क्या है, जनन भी जरूरी है। सबका एक एक समय होता है अपना अपना, है ना, एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई पहली पढ़ रहा है तो डायरेक्ट 12वीं का एग्जाम देगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही इसमें होता है कि एक समय के बाद ही ये शुरू होता है ना। बचपन से थोड़ी ना दाढ़ी मूंछ आने लगती है, एक समय बाद आती है ना। तो इसी चीज को हम जानेंगे। तो अब जानने जनन की आवश्यकता काहे है? जनन की आवश्यकता क्यों है? ताकि किसी भी जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। अगर जनन नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा कोई जीव, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जैसे भोजन है,
अगर भोजन नहीं करेगा कोई जीव, मतलब कोई जीव अगर भोजन नहीं कर पा रहा है, जैसे डॉग है, कुत्ता है, उसको भोजन अब मिल ही नहीं रहा है, धीरे धीरे कुत्ते की प्रजाति खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जनन भी होता है ना। तो जनन जान गए कि अपने पीढ़ी को निरंतर क्या करना, बढ़ाए रखना, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, पृथ्वी पर बना रहे, है ना। नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो जनन कर सकता है। देखो लिखवाओ में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर समझाने वाला होगा तो उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो जनन कर सकता क्या है, स्पीसीज मतलब जाति, स्पीसीज जाति मतलब कहने का मतलब यह है कि स्पीसीज मतलब कहने के, जैसे अब इंसान है तो इंसानियों की जाति, जितने भी इंसान है वो सभी। अब जैसे जानवरों की जाति, मतलब जैसे गाय की जाति, तो जितनी प्रकार की गाय है वो सभी एक ही स्पीसीज है। अब जैसे आम है तो आम की कई सारी वैरायटी है, वो सब उसकी एक ही स्पीसीज है ना। ये वाली जाति हो रही है ना। किसी भी जीव की निरंतरता बनाए रखने के लिए, वही जो बार बार बोल रहा हूं कि जनन की आवश्यकता क्या है, ताकि उसकी निरंतरता बनी रहे उसकी, ताकि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। अगर जनन ना होगा तो कोई भी जीव निरंतर रहेगा पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, जैसे बब्बा को थे भी परदादा और परदादा, क्या वो लोग जीवित है? क्या परदादा जीवित है? नहीं है ना। लेकिन उनका अंश जीवित है कि नहीं है? जैसे हम ही लोग हैं तो हम अपने परदादा से कैसे में से मैच करके आए होंगे। तो अब देखो, अब तो वो लोग विलुप्त हो गए, लेकिन हम लोग यहां तक आए ना, क्यों आए? क्योंकि जनन की क्षमता है, क्योंकि जनन है, जनन की आवश्यकता है ना। अगर जनन उन्हीं में जनन अगर खत्म हो जाती पूरी, तो क्या हम लोग उत्पन्न हो पाते? अब मान के चलो कि जैसे अब 2026 चल रहा है, अगर ऐसा कोई हो जाए, परिवर्तन हो जाए कि जनन क्षमता इंसानों में हट जाए पूरी तरह से, अब सोचिए जनन क्षमता पूरी हट जाएगी, तो क्या आने वाले समय में कोई नया बेबी जन्म लेगा? अब नया बच्चा जब जन्म नहीं लेगा तो आने वाले समय में 10 से 20 सालों में क्या इस पृथ्वी पर इंसान बचेंगे? नहीं, धीरे धीरे वो, अब जैसे हम लोग तो बुढ़ा हो जाएंगे। अब सोचो हमारे बच्चे या फिर किसी के बच्चे, जब इंसान के बच्चे हुए नहीं, तो क्या अब नए जो परिवर्तन है वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। अब जनन की आवश्यकता क्या है? हर एक जीव जनन की आवश्यकता होती है, हर एक जीव को। अब जनन 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, जनन की आवश्यकता जान गए ना। हाँ, 2 प्रकार के। देखो पहला है लैंगिक, क्या है? लैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखो जो पेपर में आएगा उसको अपने हिसाब से पढ़ना है, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक ना। देखो अब लैंगिक जनन होता क्या है, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब लास्ट तक जाएगा ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है ना। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। क्या लिखोगे इसमें? लिख के चलो चाहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि नर मादा, नर और मादा। इधर पास कोष्टक लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही जनक, हाँ ले सकता नहीं, एक ही जनक से नया जीव उत्पन्न होता है। देखो जान गए जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, है ना। इसके अंतर्गत भी अभी बहुत चीजें पढ़नी है और इसके अंतर्गत भी बहुत चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। देखो अब लैंगिक जनन का है, तो लैंगिक जनन क्या है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक की आवश्यकता कहने का मतलब है कि नर और मादा, है ना। तो यह क्या हो जाएंगे, लैंगिक जनन हो जाएगा, है ना। तो देखो ये तो जानकर जनन की आवश्यकता कहाँ होती है। और पीछे क्या लिख रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो? जब मिटा दे क्या लिख रहे हैं? अभी तुम सुनो केवल, ठीक है ना, तुम सुनो। हाँ
तो ठीक ना, ये तो जान गए कि अब जनन की आवश्यकता कहाँ होती है ना। अब ये देखना कि इनमें जनन कैसे होता है, फिर कब होता है ना। तो देखो, हालांकि इसके पाठ जो इसके बाद जो एक और पाठ है, कौन सा है, किशोरावस्था की ओर। तो मेरे को लगता था कि मैच करके करना चाहिए इसको, अध्याय को मैच करके करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। तो इतने जान लो किशोरावस्था वाला। देखो, जो जनन का एक समय होता है, जो प्रजनन का जो समय होता है वो क्या होता है, निर्धारित होता है। निर्धारित कहने का मतलब यह है कि एक समय के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही होने लगे, कि कोई जन्म लिया और वहीं से स्टार्ट हो जाए, नहीं। एक जब तक कोई जीव वयस्क नहीं हो जाएगा तब तक उससे बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे गुल मछली देखे होंगे, है ना। तो क्या इतनी छोटी छोटी गुल मछली रहती है, उनसे भी वो निकल सकते हैं क्या, क्या अंडे निकल सकते हैं? नहीं, जब तक वो वयस्क नहीं होंगे तब तक अंडे नहीं निकल पाएंगे। जैसे मुर्गी है, छोटी छोटी मुर्गी देखोगे, चूजे, क्या उनसे अंडा निकल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अभी उनका वयस्क आया नहीं है, वयस्क वाला अवस्था आया नहीं, यानी कि वो अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जनन है वो एक समय के बाद ही आता है। दिख रहा है वही बोल देना है। नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये वृषण है, तो क्या लिखोगे, एक जोड़ी, एक जोड़ी वृषण। जोड़ी मतलब जानते हो ना, कि जैसे बोलते हैं जोड़ी चप्पल तो दो रहती है ना, ये लेफ्ट राइट वाली, हाँ, एक जोड़ी वृषण। और एक जोड़ी, ये नलिका है ना, वृषण की नलिका। तो एक जोड़ी क्या रहती है, वृषण की नलिका। हाँ, वृषण नलिका बोलते, फिर शुक्राणु नलिका बोलते। अब क्यों बोलते शुक्राणु नलिका, उसको बताएंगे फिर बाद में, ठीक ना। नरपाती वाले एक लिख दें, चलो ये वाला एक लिख दे रहा है, ठीक है। और एक जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका बोल दो, फिर शुक्र नलिका बोल दो, कोई बोल दो, ठीक ना, ठीक। और एक क्या होता है, शिशन। क्या होता है, शिशन। एक शिशन, ठीक है ना। तो देखो, अब ये चीजें जान जाए। देखो, अगर ये पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या बोलोगे? नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण आता है। देखो, एक जोड़ी वृषण है, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, उधर तो देख ही लोगे। एक जोड़ी वृषण है, ठीक है ना। और एक जोड़ी, देखो, एक जोड़ी करने का मतलब दो है, तो एक जोड़ी क्या है, शुक्र नलिका या फिर शुक्राणु नलिका है, ठीक है ना। और एक क्या है, शिशन है। अब देखो क्या होता है कि जब नर वयस्क होता है, वयस्क मतलब बड़ा होता है, बहुत बड़ा है ना, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके जो वृषण है उनमें क्या बनने लगता है, शुक्राणु बनने लगता है। तो अगर ये बोला जाएगा शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राणु, तो आप लोग क्या बोलोगे, वृषण में बोलोगे। क्या बोलोगे, वृषण में बोलोगे, है ना। शुक्राणु यही बनते हैं, बहुत सारे। अब देखो, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वृषण में बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी पालियां होती हैं, उनमें बनता है शुक्राणु। अब एक दो शुक्राणु नहीं बनते, बहुत लाखों करोड़ों बनते हैं, लाखों करोड़ों। अब ये भी जानो कि भाई लाखों करोड़ों कहे बनते हैं, अभी नहीं, जब अभी थोड़ा और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, अभी थोड़ा इंटरेस्ट जगाते रहें, ठीक है ना। तो देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब प्रकृति ने दो ठोका दिया है भाई, ये भी सवाल उठता है ना, जैसे दो आंख है, दो आंख कह दिया है, एक यहाँ कह दिया, एक आंख कह दिया, एक यहाँ से रुका है भाई, दो कह दिया है, एक से कह दिया। देखो क्या हो जाता है, अगर किसी मनुष्य की खराब भी हो गया ना, तो इससे भी काम चल जाएगा। हाँ, इससे भी काम चल जाएगा ना, तब भी होगा, ठीक है, दो है तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ भी शुक्राणु बनेगा, यहाँ भी शुक्राणु बनेंगे, बहुत सारे लाखों, है ना। और इन्हीं में से, इन्हीं के अंदर से चिपचिपा पदार्थ भी बनेगा, ताकि इनको कहाँ मिले, शुक्राणु को तैरने का माध्यम मिले। क्योंकि शुक्राणु एक कोशिकी होते हैं। अभी कोशिका जब आ ही गया तो पहले मेरे कोशिका समझाना चाहिए था। क्या समझाना चाहिए था, कोशिका।
जब कोशिका वाला आ ही गया है तो थोड़ा सा मैं कोशिका बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो कोशिका जानना जो क्या होता है, जरूरी होता है। जब तक कोशिका अपन नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। देखो हालांकि कोशिका आप लोग थोड़ा साथ में भी पढ़ चुके हो, सुनो। देखो प्रत्येक जीव, प्रत्येक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। जैसे मैं हूं, इतने बड़ा मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, तो मैं, मेरे अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी, तब मैं इतने बड़ा दिखाई दे रहा हूँ। अध्याय 2 में जब आप लोग क्या पढ़े थे, सूक्ष्म जीव, क्या पढ़े थे? वो सूक्ष्म जीव एक कोश की होते हैं। वो सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? एक कोश की, फिर बहुत कोश की भी हो सकते हैं, इसलिए तो हमें दिखाई नहीं देते वो। क्या हम सूक्ष्म जीवों को नंगे आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, उन्हें किस में से देखना पड़ता है? सूक्ष्म दृष्टि से। हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते थे? क्योंकि वो बहुत छोटे होने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि वो एक कोशिका के बने होते हैं। वो क्या के बने होते हैं? एक कोशिका, बहुत छोटे होते हैं, बहुत। वो उसी तरह हम भी किससे बने हुए हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटी छोटी। तो देखो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? अंगक। अंग तंत्र लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अंग तंत्र, जब बताओ क्या है। अब फिर जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या बनता है? पूरा शरीर। क्या बनता है? शरीर। जैसे मेरा शरीर है पूरा, अगर मैं अपने शरीर को एकदम जूम करके देखूं, किससे? माइक्रोस्कोप से, तो सबसे पहले क्या मिलेंगे? मतलब जूम करने का मतलब, कहने मतलब अंग तंत्र मिलेगा। अंग तंत्र कहने का मतलब यह है कि ये हाथ है, ये भी अंग है ना। अमाशय है, वो भी अंग है ना। तो ये सभी अंग मिले हैं, क्या है? वैसे अंग तंत्र मिलकर अंग। देखो जब करोगे, अच्छा जब अंग तंत्र को करोगे, क्या करोगे? जूम करोगे, मतलब उसके अंदर जाओगे तो वो कहे क्या दिखेगा फिर आपको? ऊतक मिलेगा। क्या बनेगा? ऊतक। और फिर ऊतक में भी अगर आप और जूम करोगे, कोशिकाएं रहेंगी। हमारे बालों में भी क्या है? कोशिकाएं हैं। हमारे दांत में कोशिका, नाह में कोशिकाएं, नाह में हल्का थी, जो आगे वाला नाह है उसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो देखो अब जैसे चमड़ी है, इसमें भी कोशिका, आंख में कोशिका, नाक में कोशिका, सब जगह कोशिका है ना। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका होता है किसी भी जीव का पूरा आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब यह है कि देखो, अब केवल कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? जैसे मेरा शरीर, जैसे मैं हूं, जैसे अगर मेरे हाथ की कोशिका को देखा जाए, किसकी कोशिका की बात हो रही है? मेरे बहुत सारी कोशिका की बात नहीं हो रही है, केवल कोशिका की बात हो रही है, केवल। तो कोशिका में पता है, ये कोशिका है, जैसे ये क्या है? ये कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ, अंगक होते हैं, बहुत सारे। कोशिका के अंदर एक होता है और संरचना, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये केंद्रक है। क्या है ये केंद्रक ही बहुत बड़ा चीज है। ये केंद्रक ही बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा। अगर ये केंद्रक खत्म हो जाएगा ना तो आदमी खत्म हो जाएगा। अगर एक केंद्र खत्म तो आदमी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। कोशिका खत्म तो आदमी खत्म, है ना। देखो अरे केंद्रक में होता क्या है? डीएनए होता। कभी डीएनए नाम सुने हो? इस तरह से मतलब फिल्म में देखे होंगे या फिर किताब उताब में कहीं भी रफ में इस तरह वाला देखे होगे ना समझना। वो असल में क्या होता है? अपने हर एक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। हर एक कोशिका में डीएनए में ही वो इंफॉर्मेशन रहती है, जानकारी रहती है कि किसकी हाइट कितनी बढ़ानी है, किसके आंखों का रंग कैसा होगा। हाँ, अगर आप देखो
जैसे अब अपनी तुलना अपनी मम्मी पापा से करो, फिर भाई बहन से करो, थोड़ी बहुत ना कुछ चीजें मैच खाएंगी। हो सकता है कि आंखें मैच खाए, हो सकता है चेहरा मैच खाए, हो सकता है बालों का रंग मैच खाए। क्यों मैच खाएगा? क्यों मैच खाएगा? ट्राई कर लेना, देखने की कोशिश करना। कभी कभी देखोगे कि जो एक जैसे शक्ल होता है दोनों भाइयों का, होता है फिर दोनों बहनों का, तो क्यों होता है? क्योंकि उनके पेरेंट्स से जो डीएनए आया है वो सेम आया है। मतलब ये बताओगे क्यों डबल जुड़े हुए बच्चे होते हैं? अभी जुड़े हुए बच्चे की बात नहीं हो रही, जुड़े हुए बच्चे होते हैं ना, तो फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, ये जो जानकारी होती है वो कहाँ होता है? अपने डीएनए में, है ना। और डीएनए होता कहाँ है? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक जाके फिर ये सब पूरे मिल करके अंत में क्या कर लेते हैं? पूरा शरीर का निर्माण कर लेते हैं। कोई कोई जीव केवल एक कोश की होता है, केवल एक कोश की होता है। हम एक कोश की हैं नहीं। अगर मैं एक कोश की होता तो मेरे को सूक्ष्म दृष्टि से देखते बोलते सर जी आधा है नहीं, मतलब कहने का मतलब ये समझाने का मतलब है कि एक कोश का होता तो बहुत छोटा होता, दिखाई भी नहीं देता, है ना। तो अब जान गए कि क्यों एक ही माँ बाप के बच्चे का थोड़ा बहुत मैच हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत शक्ल हो सकती है, या फिर बालों का कलर हो सकता है, आंखों का कलर हो सकता है, या फिर आंखों का साइज हो सकता है उसी डिजाइन का। किसी किसी के मैच खाएगा, किसी किसी का नहीं खाएगा, है ना। लेकिन खाता बहुत, ऐसा कोशिश करके देख लेना, है ना। खाते मतलब खाने नहीं खाता, मैच खाता है। नहीं, ये ओभम वाला है, अभी उसको भी बात बताएंगे, वो वाला नहीं है। वो ये कोशिका है, वो दूसरी कोशिका, वो कोशिका है लेकिन दूसरी कोशिका है ना। ये शारीरिक कोशिका है, जो मैं ये वाले दिखाया वो शारीरिक कोशिका है, वो वाली अंडाणु वाली कोशिका है, वो दूसरी है ना, ठीक ना। तो क्या जान गए आप लोग? केंद्र क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स में विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती हैं कि कौन कितना बड़ा होगा, कौन किसका कलर कितना होगा। जैसे मैं अपनी मम्मी पापा से पैदा हुआ, ठीक है ना, तो अब जो इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए में आया है, मैं एक डीएनए से भी कुछ पार्ट मम्मी से भी आया और कुछ पार्ट पापा से भी आया ना। तो अब मैच होकर मैं निर्मित हुआ, तो कुछ चीजें मैच करेंगी पापा से और कुछ चीजें मैच करेंगी मम्मी से, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ चीजें दादा से भी मैच करती हैं। क्यों करती है दादा से मैच? क्योंकि सुनो तो, ठीक है, ये पापा है, ये मम्मी है और ये हम हैं। ये कौन है? हम हैं। हम इनसे उत्पन्न हुए हैं, है ना। यहाँ उनके ये मम्मी है, ये माँ, ये पाप, है ना। समझ लो, पिता चलो माँ, ठीक ना, ये पिता। तो इनके भी मम्मी पापा होंगे ना, ये मम्मी ये पापा, ये मम्मी ये पापा, यहाँ भी मम्मी और ये पापा। तो सोचो, कभी कभी क्या हो जाता है कि ठीक है, इस बच्चे में इनका लक्षण नहीं आया लेकिन इनका लक्षण आ गया। कभी कभी हो जाता है कि बच्चे का जो कलर है या फिर जो थोड़ा बहुत चेहरा है वो बस मैच कर जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि क्यों, ये जीन अपना जीन कहाँ ट्रांसफर किए? इधर पास। अपने जो डीएनए के कुछ भाग है कहाँ ट्रांसफर किए? यहाँ पास। यहाँ से भी यहाँ पास ट्रांसफर हुआ, है ना। यहाँ से भी इनका, यहाँ से भी इनका, फिर इन दोनों को मिला, ये वाला बना। फिर जब ऐसे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए तो हर एक मनुष्य का चेहरा एक जैसा नहीं होता ना। लेकिन गैया ये देखोगे तो थोड़ी बहुत मैच खा जाता है ना, लेकिन चीनी मिल जाती है गाय, यहाँ वो गाय मेरी है, वो अल्प हो रहा है, मर गई, है ना, हो जाता है ना। लेकिन अब आगे जानोगे क्या है, अभी थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा हूँ थोड़ा, ताकि बना रहे, ध्यान बना रहे, ठीक है ना। तो अब जान लिया डीएनए उन्हें क्या होता है। डीएनए से क्या होता है, हमारी जो कलर हो या फिर कुछ भी हो, हमारा डिसाइड होता है कि हम कितने हमारी हाइट होगी, क्योंकि इन्हीं जीन में क्या होता है, फिट होता है। जैसे अब मेरे डीएनए में, जो मेरा डीएनए में आया है उसमें फिक्स था कि इसकी हाइट इतनी ही होगी। हाँ, अगर मैं पोषण करूं, अच्छा भोजन करूं तो थोड़ी बहुत हाइट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर किसी बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी हाइट कम होगी कि नहीं होगी? इसको बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा तो उसकी हाइट बढ़ सकती है ना।
अब ऐसा थोड़ी होगा, फिर देखो बताऊंगा, अभी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जगता जा रहा है। बताओ, देखो कोश को उसका जान गया ना, है ना। अब इतना जान लो, जो शुक्राणु होते हैं, जो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय। अब बताइए, शुक्राणु क्या हम नग्न आंख से देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लाखों अरबों करोड़ों बन सकते हैं, निरंतर बनते ही रहते हैं, है ना। कब? वयस्क होने के बाद, है ना। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ वृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, है ना। एक दो नहीं, बहुत सारे, हजारों हजारों का, लाखों बनते हैं, लाखों करोड़ों बनते हैं, है ना, इन दोनों में से, है ना। तो अभी तो इसको जाने हैं, ठीक है ना। अब फिर जब शादी वादी हो जाती है, मतलब देखो भले ही केवल अभी इंसान वाला देख रहे हैं ना, तो इससे रिलेट करो हर एक जीव का, हर एक जीव का, क्योंकि हर एक जीव का बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतने करोड़ों जीव हैं, अगर उनके बारे में सबको बताते रहेंगे, यहाँ एक खरगोश है, एक मादा है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, इसके बारे में बताओ, तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो सभी का एक ही काम है, अगर उसमें अगर नर मादा है, तो अगर नर है तो उसमें शुक्राणु बनेगा, उसमें शुक्राणु बनेगा। और शुक्राणु क्या होता है, एकल कोशिकीय होता है। ये वृषण है ना, तो ये जान जाओगे ना। अगर चित्र उधर अगर आ जाएगा कभी भी, अगर भविष्य में आ रहा है, चित्र बना लोगे ना। अब बनाने के बाद आपको लिखना भी पड़ेगा, ये वृषण, ये क्या है, वृषण, ये शुक्राणु नलिका, ठीक है ना। इसको लिख लोगे शिशन, क्या लिख दोगे? मैं भले नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग लिख दोगे। और कहाँ से, जहाँ शुक्राणु बनता है, यहाँ शुक्राणु बनता है, और इस रास्ते से, शुक्राणु नलिका के रास्ते से यहाँ से होता हुआ इधर आ जाता है, ठीक है ना। और इसी नलिका में, ये जो नलिका दिखाई दे रही है ना, इसी नलिका में जुड़ी रहती है, मतलब ये नलिका जुड़ी रहती है मूत्राशय में। कहाँ जुड़ी रहती है? मूत्राशय, मतलब जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है ना। तो इसी नलिका के थ्रू मूत्र भी चला जाता है, और इसी नलिका के थ्रू शुक्राणु जो निकल जाते हैं, शुक्राणु निकल जाते हैं, है ना। गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, ताकि शुक्राणु उसमें तैर सके। अभी जब शुक्राणु बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा बना ही देते हैं। अरे क्या है? ये पूंछ होती है, शुक्राणु में भी पूंछ। अब पूंछ होती क्यों है? क्योंकि तैर सके, क्योंकि तैर सके, है ना। अब देखो, एक कोशिकी है, एक कोशिकी है, इसमें इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। वही केंद्रक, क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाएगा। जब केंद्रक पाया जाएगा तो यही बताइए, जब ये शुक्राणु मिलेगा अंडाणु से, तो अपना जो पदार्थ है, डीएनए है, वो देगा ना। जैसे शुक्राणु है ना, मतलब जो जिसका डीएनए आया है, क्योंकि कोशिका है, ये एक कोशिकी है। अब बताया मैंने कि कोशिका में केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए ही निर्धारित करता है कि कोई भी जीव किस तरह का दिखेगा, है ना। हाँ, ठीक है ना। तो अब जान गए ये शुक्राणु आता है। एक देखो, इसमें भी अपने बना के लिख सकते हो ना, कि जो मादक जनन तंत्र है, उसमें क्या है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है, और एक गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय में ही शिशु का पालन होता है, गर्भाशय में। तो अब देखो क्या होता है, उसमें जो नर में था, शुक्राणु का जन्म उत्पन्न हो रहा था, है ना। ग्रंथियां होती, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वो प्रेरित करती हैं कि एक समय के बाद शुक्राणु बने या फिर अंडाणु बने। अगर नर है तो उसमें शुक्राणु बनेगा, अगर मादा है तो अंडाणु बनेगा। तो इसमें से ये जो अंडाशय है, अंडाशय से क्या बनेगा बताओ? अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। अंडाणु मतलब अंडा, अंडाणु मतलब अंडा। जैसे मुर्गी है ना, वो भी अंडा देती है ना। हाँ, वही वाला अंडा। लेकिन ये अंडा एक कोशिकीय होता है, वो भी एक कोशिकीय होता है।
ये भी छोटा ही होता है, ये भी ऐसे नग नग से जल्दी नहीं देख सकते हो, बहुत छोटा होता है। अगर गौर से देखेंगे तब दिखेगा, गौर से देखेंगे तो तब दिख सकता है, बाकी ऐसे ही नहीं दिख सकता है ना। अब देखो क्या होगा, सुनो तो फिर से पूछ रहा हूं, ये अंडाशय देखो, सॉरी हाँ अंडाशय है। ये अंडाशय जो है अंदरूनी भाग में पाया जाता है फीमेल के अंदरूनी भाग में, और जो नर में था, जो भ्रषण था, वो बाहरी भाग में पाया जाता था। फिर बताएंगे बाहरी भाग में क्यों पाया जाता है, अगर अंदर रहता तो क्या होता है ना। तो देखो क्या होता है, अंडाशय से अंडा बना यानी कि अंडाणु बना। अब ये क्या होगा, एक समय के बाद यहां से बन के निकलेगा, क्योंकि यहां ना, यहां अंडाणु जो है, अंडाशय में जो अंडाणु है, ये नहीं कि दोनों जगह से इकट्ठा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार यहां से बनेगा, दूसरी बार यहां से बनेगा, ठीक है ना। देखो अब यहां से मान चलो अंडाणु निकला, अंडा देखो अंडाशय से अंडाणु बना। अब ये निकलेगा, ये जो हेयर वाली संरचना है, ये जो पकड़ी है उंगली जैसी संरचना, इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इधर छोटे छोटे बाल जैसी संरचना रहती है, अंदर बाल नहीं रहता, रोम रहता, रोम, वो बाल नहीं हल्का छोटे छोटे फोल्डर रहते हैं, किस तरह मूव करते हैं, मूव मतलब हलते हैं थोड़ी थोड़ी। जब हलते हैं तो अंडा धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, यहाँ पास आ जाता है, अंडा धीरे धीरे यहाँ पास, ये वाला अंडा यहाँ पास आ जाता है। अब देखो अब क्या होगा, यहां से शुक्राणु आएगा, वही शुक्राणु, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ ये शुक्राणु जा रहा है, देखो मैं एक शुक्राणु बना हूं ना, लेकिन असल में यहाँ कितने शुक्राणु जा रहे हैं, लाखों करोड़ों, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि केवल एक ही शुक्राणु, एक ही अंडाणु से बच्चा उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कि सगले शुक्राणु जाके उसमें घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अब जैसे यह शुक्राणु जा रहे हैं, ये अब ये शुक्राणु जाता 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 यहाँ पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि शुक्राणु पूंछ है, शुक्राणु में तो पूंछ से तैरता हुआ तैरता हुआ तैरता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, है ना। ये अंडाणु, जो अंडाणु है वो यहाँ नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा, केवल कहाँ तक, अंडवाहिनी तक, कहाँ तक, अंडवाहिनी तक शुक्राणु जाएगा और फिर अंडाणु से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं निषेचन, इसको क्या बोलते हैं, पूछेगा पेपर में निषेचन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, सॉरी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होने को भी निषेचन कहते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो अभी अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। अभी ये जान लिया कि कैसे शुक्राणु पहुंचा यहाँ तक, है ना। जब जन्म की प्रक्रिया होती है, देखो हर जीव में यही होता है, इसी तरह मतलब जिनमें लैंगिक जनन होता है उसमें यही जीव, चाहे कुत्ता समझ लो, चाहे भेड़ समझ लो, चाहे गाय, बैल, शेर, हाथी, जितने भी स्तनधारी हैं, अभी स्तनधारी के बारे में नहीं बात हो रही, मतलब जितने भी जंतु हैं उनमें यही वाला जन्म होता है ज्यादातर, जितने लैंगिक जनन होते हैं उनकी बात हो रही है ना, जितने भी लैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन या लैंगिक जनन अलग अलग रहता है ना। हाँ ठीक है ना। तो ये जानना कि कैसे पहुंचता है, कैसे, फिर अभी इसको मिटाने वाला था, अब नहीं मिटाना, अब देख पाऊंगा। देखो इतना जान लो, जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जैसे कोशिका है, विभाजन का मतलब है ये अलग हो जाना, मतलब सोच रहे होंगे विभाजन का मतलब ये टूट जाना, लेकिन विभाजन मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोशिका है, विभाजन मतलब है 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, 4 से 8 हो जाना, इसको बोलते हैं विज्ञान में कोशिका विभाजन, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, है ना। जैसे 4 कोशिका है तो सभी विभाजित होंगी, जब एक बार विभाजन हो तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और जब 8 कोशिका विभाजन करेंगे कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, इस तरह कोशिका विभाजन होता है। आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से ब्रेक मारे और टायर फिसल गया और इधर चछर गया, इधर क्या गया, मतलब कट गया, फिर खून निकल गया, समझ लो कट गया,
इधर की कोशिकाएं क्या हो गई, मर गई। इधर की कोशिकाएं क्या हो गई, मर गई। इधर पशु कट गया, उसको मर गई है। इधर जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखते हो ना, 1 महीने बाद धीरे धीरे घाव भर जाता है पूरा पूरा। वो कैसे भर जाता है, कोशिका विभाजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। जैसे ये मेरा हाथ है, ये वाला मेरा हाथ है, ठीक ना, यहाँ पूरे नहीं बना रहा, ये वाला इतना से यहाँ पास मेरा हाथ है, इधर पास ब्लेड लग गया, इधर पास क्या हो गया, इधर पास थोड़ा सा कट गया, तो कोशिका कट गई, मर गई। अब फिर क्या होता क्या, असल में होता क्या है, इधर कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, 2 की 4, 4 की 8, 8 16 ऐसे कर करके जब कोशिका विभाजित होकर उसी तरह हो जाएगी तो कोशिका पूरी पूरी भर जाएगी। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे कट गया ना, अगर कोशिका लगातार बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। अब सोचो केवल इतना काटा था, अब कोशिका विभाजित होकर इतना पूरा कर ली, अब जगह है क्या, ये पूरा सही उसी तरह हो गया। लेकिन अगर कोशिका विभाजित होती जा रही है, अब जब जगह नहीं है तो क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, और धीरे धीरे फूलने लगेगी, धीरे धीरे फूलने लगेगी। अब फिर यही क्या बन जाएगी, कैंसर बन जाएगी। कैंसर कैसे होता है, कैंसर इसी तरह होता है, जब कोशिका अनियमित रूप से लगातार विभाजित होती रहती है, लगातार। जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं तो इधर कट गया धीरे धीरे, अब कट गया तो कोशिका तो अपना विभाजन करेगी ताकि ये भर जाए फिर से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाते, गड़बड़ हो जाता है, तो दिमाग सिग्नल देता है, ले कोशिका बना उतर जा, बना उतर जा, बना उतर जा, ले। अब ले, इधर का पूरा सब अच्छा हो गया। अब देखो, जैसे समझ के चलो, ये घर है, ये क्या है, इसमें केवल 15 लोग रह सकते हैं, इसमें केवल 15 लोग। तो अब मान के चलो कुछ लोग मर गए, 2 लोग मर गए, 2 लोग, तो केवल 2 ही लोग को अंदर आने जा सकता है, या फिर 2 लोग भग गए, कुछ भी समझ सकते हो, केवल 2 ही लोग अंदर आ सकते हैं। अब सोचो जबरदस्ती 15 लोग आ रहे हैं, ले, तो इधर घर नुकसान होगा, या फिर आदमी मरेंगे, या फिर इस कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो अब धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। गुब्बारा है, उसको अगर लिमिट से ज्यादा फुला दो तो फट जाएगा, वैसे कोशिका अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ गई तो कैंसर का रूप ले लेंगी। अब जाएगा कैंसर कैसे होता है, बहुत कैंसर करते हैं, कैंसर इसी तरह होता है। कोशिका फिर है इलाज, लेकिन बहुत कठिन है, उसको कोशिका फिर जलाना पड़ेगा, पराबैंगनी किरणों से जो सूर्य से निकलती हैं उससे जलाना पड़ता है कोशिकाओं को। बहुत बाल वाल सब झड़ जाते हैं, वो बट्टी सुखा जाता है ना भाई, ट्यूमर न हो, कैंसर से बहुत बड़ी बीमारी होती है ना। देखो अब ये जान गए, अब देखो पहले ये शुक्राणु गया, जब इधर पास मिलेगा इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर ये शुक्राणु नहीं जाएगा, शुक्राणु इसके अंदर जो केंद्रक है, डीएनए है, क्या है, वो जाएगा, क्या जाएगा, डीएनए जाएगा। ये भी एक कोश की, ये भी एक कोश की। तो बहुत लोग सोचेंगे सर जब ये दोनों का संलयन हो गए, जब ये दोनों मिल गए तो 2 कोश की होना चाहिए, 2 कोश का होना चाहिए, लेकिन असल में 2 कोश का नहीं है। क्यों नहीं है, इससे केवल क्या गया है, केंद्रक गया है, डीएनए गया, क्या गया है, डीएनए। ये कोशिका है, इसके अंदर भी किसका डीएनए है, मम्मी का, माता का, किसका है, ये शुक्राणु है, शुक्राणु टुकु आ रहा है, ये चला गया, ये शुक्राणु है, इसके अंदर जो डीएनए है केवल वो गया है, केवल क्या गया है, ये अम्मा का डीएनए था, ये बाबू का डीएनए है, पापा का या फिर फादर का, कुछ भी समझ सकते हो, ये डीएनए गया केवल। तो अब ये बताओ, जो निषेचित हुए अंडाणु है वो 1 कोश की होता है, 2 कोश की होता है, 1 कोश की होता है, बोला तो 1 कोश की होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शुक्राणु कोश तो पूरी थोड़ी घुस गई है, ये डीएनए गया, ये अम्मा का डीएनए, ये पिता का डीएनए, ये है कोशिका, ये क्या है, ये जो शुक्राणु की कोशिका है ये केवल बाहरी रह के हट गई, समाप्त हो गई, बस। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ विभाजन होगा, यहाँ क्या होगा, विभाजन होगा। ये 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, इस तरह विभाजित होते रहेंगे ना। अब फिर धीरे धीरे ये कहाँ जाएंगे, गर्भाशय में आकर चिपक जाएंगे, गर्भाशय में आके अब फिर
बहुत बड़ा समय होता है, 9 महीने होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग काल होता है ना, है ना। तो फिर समय होने के बाद यहाँ शिशु बन जाएगा, बच्चा जन्म लेंगे, मतलब गर्भाशय में बच्चा बनता है ना। अब ये जान लीजिए कैसे बना है, शुक्राणु निषेचन होना आवश्यक नहीं है ना। तो ये चीज जान गए ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, अगर इतना समझाऊंगा तो 12 बज गए, 12 18 अभी तो यही नहीं हुआ। हाँ, अब देखो जैसे बता रही थी ना, ये मादा का क्या है, अंडाणु है। ये मादा क्या है, इसके अंदर क्या, क्रोमोसोम, मतलब सॉरी केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। इधर से आया क्या, शुक्राणु, इधर से क्या आया, ऐसा शुक्राणु। असल में वो शुक्राणु नहीं आता, केवल क्या आता है, वो केंद्रक आता है। क्या आता है ना। देखो इधर साइड बहुत सारी परत होती है, ये जान लो, बहुत सारी परत होती है ना, बहुत सारी परतें होती हैं। ये परतों को फाड़ करके शुक्राणु, ये शुक्राणु जो आगे वाला भाग होता है, इन परतों को क्या देता है, फाड़ देता है, और फिर इधर से खुल जाता है, इधर से ये खुल जाता है। जो इसका केंद्रक है वो मादा शरीर के अंदर आ जाता है, इधर रहता है द्रव्य, क्या रहता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य वाला समझ सकते हो, लिक्विड, पानी टाइप, थोड़ा सा पानी टाइप, है ना। फिर जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह करके मिल जाएंगे, ये दोनों का डीएनए मिल गया। अब फिर से बताओ, जो कोशिका, जो निषेचित अंडाणु है, निषेचित वो एक कोश की होता है कि 2 कोशिका का बना होता है, एक कोश की होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कोशिका नहीं आया है, शुक्राणु केवल क्या है, केंद्रक आया है। और केंद्रक में तो वो होता है, इंफॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है ना। ठीक, इसको बिठा दिया। चल देखो, अगर बोला जाएगा निषेचन किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयित होने को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलोगे। अगर इस तरह भी नहीं बोलोगे, ये बोलोगे। जैसे शुक्राणु है, क्या है ये, शुक्राणु है, ये क्या है, युग्मक है, क्या है, युग्मक। ये क्या है, अंडाणु है, क्या है ये, अंडाणु है। ये भी क्या है, युग्मक, क्या है, ये क्या है, नर युग्मक, क्या है ये क्या है, मादा युग्मक। अगर मैं बोलूं कि मादा युग्मक का नाम बताइए तो क्या बोलोगे, अंडाणु, क्या बोलोगे। अगर मैं बोलूं नर युग्मक का नाम बताइए तो क्या बोलोगे, शुक्राणु, क्या बोलोगे। जब ये दोनों संलयित होते हैं, जब ये दोनों संलयित होते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं, उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब फिर निषेचन सब्सिट्यूट जन्म मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, निषेचन जान गए, निषेचन भी 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अब चलो निषेचन के बारे में आते हैं, ठीक है, मिटा दो, मिटा दो ना, बजान लेना। अच्छा सुनो, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यानी कि निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज ही आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण बने। पहले क्या बनेगा, भ्रूण, फिर भ्रूण से बनता है शिशु। जब भ्रूण लगातार विभाजित होगा, हाँ ठीक है ना, तो जब 2 युग्मक मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा, और फिर युग्मनज भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से क्या बनेगा, शिशु जन्म लेगा।
अब भ्रूण कहाँ रोपित होता है? गर्भाशय में। निषेचन क्या हुआ? इसे निषेचन, तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये हो गया निषेचन। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है आंतरिक निषेचन, लिख लो चाहे। दूसरा है बाह्य निषेचन। कौन सा है? बाह्य निषेचन। देखो आंतरिक निषेचन का, इधर देखो ध्यान सुनो तो पहले सुनो तो। निषेचन तो जानिए क्या था? जब अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं? मिलते हैं, यानी कि जब दोनों युग्मक क्या होते हैं? संलयित होते हैं, तो निषेचन वही कहलाता है ना। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है? ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर हो, जो मादा शरीर के अंदर है ना। ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के भीतर हो। इसमें क्या होगा? जो मादा शरीर के बाहर हो। अब ये समझ में नहीं आया तो अब बताऊंगा क्या हुआ। देखो मैंने क्या बोला कि आंतरिक निषेचन क्या है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। आंतरिक निषेचन क्या है? तो आंतरिक निषेचन ऐसा निषेचन जिसमें जो निषेचन है वो कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, तो गर्भाशय के अंदर क्या था? निषेचन बना था चित्र, तो निषेचन कहाँ हो रहा था? अंदर हो रहा था। लेकिन अब बाहर, जैसे कि अब देखो क्या होगा, जैसे मेंढक होता है, क्या होता है? मेंढक होता है। तो मेंढक पता क्या होता है? बरसात के मौसम में टर टर करते रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं मेंढक, तो मादा पानी में सैकड़ों अंडे छोड़ती है। जो मादा मेंढक है, मादा मेंढक वो क्या करती है? पानी में सैकड़ों अंडे छोड़ती, बहुत सारे ले अंडे छोड़ दी, लो बहुत सारे अंडे, बहुत सारे अंडे छोड़ दी, ले अंडे नंडे नंडे नंडे, इतने सारे अंडे गिनने नहीं पा रही वो, है ना, बहुत सारे अंडे। अब फिर इधर से नर क्या करेगा? शुक्राणु छोड़ देगा, बहुत सारे शुक्राणु नर छोड़ देगा। नर भी क्या कर देगा? बहुत सारे शुक्राणु छोड़ देगा। अब एक शुक्राणु एक अंडाणु से क्या होगा? संलेख होगा, यही निषेचन कहलाएगा। तो देखो ऐसा निषेचन नहीं, अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन क्या था? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें देखो दो जनक है ना, नर मादा। ये अलैंगिक जनन नहीं है, ये लैंगिक जनन के अंतर्गत बाह्य निषेचन है। हाँ, अच्छा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसान, इनमें कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि शरीर के अंदर शिशु का निर्माण होता है। बच्चा शरीर के अंदर बनता है ना। या फिर बच्चा को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। निषेचन कहाँ होता है? अंदर होता है, और यहाँ निषेचन बाहर होता है ना। जैसे मछली है, मछली भी सैकड़ों अंडे देगी, है ना। तो ये में क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन। इसमें क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन। उदाहरण आंतरिक निषेचन में आपने लिख दो गाय बैल, मतलब गाय बैल का लिखोगे, गाय लिखोगे, मनुष्य लिखोगे, कुत्ता लिख दोगे, बिल्ली लिख दोगे, क्योंकि ये इनका निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। और जो मेंढक वेंढक है, जलीय जीव, ज्यादातर जलीय जीव आते हैं, हाँ ज्यादातर, है ना। क्योंकि इनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है ना। अब कहोगे सर, अब ये बताइए सर जी, जो मुर्गी होती है वो कौन सा निषेचन उसमें कौन सा होता है?
उसमें बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन? अब सोच के बताओ, जो मुर्गी है उसमें कौन सा निषेचन होता होगा, बताओ। बाह्य निषेचन होता हो कि आंतरिक निषेचन होता हो, बताओ, सोच के बताओ। मैं दोनों चीज बताऊं, क्या होता है आंतरिक, क्या होता है बाह्य? सोचो, बताओ कि कौन सा निषेचन होता है। निषेचन जानते हो ना क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। हाँ, तो बताओ, तुम्हारे से बात, तुम बताओ। ध्यान नहीं है तुम्हारा, कहाँ है ध्यान? क्या समझे में नहीं आया? कहाँ ध्यान है? तुम बताओ, तुम दोनों ध्यान से देखो, ठीक ना? ध्यान तुम्हारा कहीं और है। देखो, बाहर नहीं होता, आंतरिक होता है। अब सर कैसे 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 कैसे? देखो देखो कैसे। ये मुर्गी है, कौन सी? मादा, ठीक ना? ये है नर, ये क्या है? नर। असल में क्या होता है, जो मुर्गी होती है, मुर्गी मुर्गी अंडा, आप लोग ये देखो कि वो अंडा देती है। क्या देती है? अंडा देती है। असल में क्या हो जाता है, मुर्गी अगर निषेचन ना भी हो, अगर मुर्गी का निषेचन मतलब इन दोनों का मिलन अगर ना ही कराया जाए, कभी अंडा देगी। चूंकि उसमें निषेचन नहीं हुआ है तो उसमें चूजा नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों का मिलन हुआ तो ये अंडे तो देगी, अंडे तो देगी, निश्चित देगी। लेकिन अगर इसका शुक्राणु इसके अंदर ही अंडे में चला जा चुका है, तब ये इसमें शिशु का निर्माण होगा। जैसे भी इंसान है ना, तो अगर मादा है उसमें भी अंडा बनता तो है, अंडा बनता ही है। अगर शुक्राणु वहां तक गया तो अंडा मतलब निषेचन होगा, अगर नहीं गया तो निषेचन। समझ रहे? सोते ही रहते हो, सो नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मार देता मैं। तो ये सोच, अब सोच के देखो ना, जैसे जो लड़की है उसकी शादी हो ही नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई ना, तो ये मान चलो, मान के लोग का होते हैं 13 साल से अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, और 13-14 साल से शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। ये होता है किशोरावस्था, ठीक ना? नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो सोचो, वो उसका तो शादी हुआ नहीं, हर साल अंडे बनते हैं, मतलब हर साल कहाँ, हर महीने अंडे बनते हैं। तो सोचो, जब उनकी शादी हुई नहीं तो क्या निषेचन होगा? जब निषेचन नहीं होगा तो क्या मतलब जब निषेचन होगा नहीं तो क्या बेबी बनेगा? नहीं बनेगा। तब भी तो अंडा उनके बनता है ना? ऐसे ही मुर्गे में भी अंडा बनता है। अगर निषेचन हुआ तो बेबी बनेगा, मतलब चूजा बनेगा। अगर नहीं हुआ तो अंडा जाएगा, ठीक है ना? मुर्गे में भी आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? देखो, अब देखो होता है मुर्गी है, जब इसमें अंडाणु बनना शुरू हो गया, इसमें शुक्राणु बनना शुरू हो गया। जब इन दोनों का मिलन होगा तो जब इसके अंदर जो मुर्गी है, ये अंडाणु है मुर्गी का, शुक्राणु जब जाएगा अंदर, जब शुक्राणु जाएगा इधर कोष का विभाजन होगा। फिर लगातार जब कोष का विभाजन होगा तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं मुर्गी में, मतलब हर एक जीव में ग्रंथियां होती हैं। तो ग्रंथियां क्या करेंगी? अंडाणु में कवर बनाती जाएंगी। अंडाणु में क्या बनाती जाएंगी? वो कवर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और फिर निश्चित आकार होने पर धीरे धीरे निकलने लगेगा, निकल जाएगा, मतलब ठीक है ना? तो मुर्गी में कौन सा निषेचन होता है? ठीक है ना? अब समझ में आ गया? बाहर निषेचन तब होगा जब अंडाणु बाहर तो निकाल दिया और शुक्राणु बाहर निकाल लिया। अब ये सोचो, इसमें कब होता बाहर निषेचन? जैसे मुर्गी अंडा दे दी, अब नर जाके इधर पर शुक्राणु छोड़े, तब होता है बाहर निषेचन। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? जिन जाएंगे ना बाहर निषेचन और आंतरिक निषेचन। अभी लैंगिक जनन बता, देखो लैंगिक जनन था, निषेचन बता दिया, अलैंगिक जनन बता दे रहे। अलैंगिक
देखो अलैंगिक जनन ना बहुत प्रकार के होते हैं, अभी हम केवल 2 ही प्रकार बता दे रहे हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। अलैंगिक जनन, बहुत टाइम ले रहा हूँ शायद मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो अलैंगिक जनन क्या था, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब जैसे क्या है अमीबा, हमने अमीबा कहाँ पढ़ा था? सूक्ष्मजीव प्रणाली में, है ना, ठीक ना, वो भी सूक्ष्मजीव का प्रकार है अमीबा। तो अमीबा क्या है? जैसे संरचना, ये अमीबा की संरचना है, ये इसका केंद्रक है। अब एक ही जनक से नया जीव बनेगा, एक ही जनक से नया जीव बनेगा। तो पता है क्या होता है, जब ये वयस्क हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा मतलब ये वाला बड़ा नहीं, उम्र इसकी बड़ी हो जाती है ना। तो ये अब क्या होगा, धीरे धीरे इधर पास समझाओ, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये दबता जाएगा, इधर से इसकी संरचना दबती जाएगी, ये इस तरह होता जाएगा। इधर के जो केंद्रक है वो भी क्या होता जाएगा, होने लगेगा थोड़ा थोड़ा इस तरह चाकर होने लगेगा। चाकर होने का मतलब ये है कि ये इधर की कोशिका दबा रही है इधर को, तो जो केंद्रक है वो धीरे धीरे क्या होता है ना, बटा जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जब इस तरह दब जाएगा, इस तरह दब जाएगा, तो इधर का केंद्रक जो अलग हो जाएगा, इधर केंद्रक अलग हो जाएगा। ये केंद्रक यहाँ चला गया, आधा केंद्रक, आधा नहीं निकल जाता, समझ लो पूरे चला जाता है। पूरा मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ यहाँ चला जाता, कुछ यहाँ चला जाता। तो देखो इसमें भी क्या आ गया, केंद्रक, इसमें क्या आ गया, केंद्रक, इसमें भी तो वही संरचना थी ना। ये नया जीव बन गया, इससे नया जीव बन गया। देखो एक था, एक था, क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यहां से इसको दबाव हुआ, जो केंद्रक हो गया वो क्या हो गया, बट गया, 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, 2 भागों में क्या हो गया। और जब 2 भागों में स्वतंत्र विभाजित हो जाएंगे, स्वतंत्र विभाजित करने मतलब हो जाए पूरी तरह से अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 2 अमीबा का जन्म हो जाएगा। इसी से नया अमीबा बन गया। क्यों क्यों बना, क्योंकि केंद्रक अलग अलग हो गया है ना। इसमें भी केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक है। क्या नहीं पढ़ रहा, पढ़ने पड़ रहा, जोर नहीं बोलना, नहीं पढ़ रहा पढ़ने। अगर समझ में नहीं आएगा फिर क्या पढ़ाइए, नहीं समझ में आ रहा क्या, अब नहीं आया तो क्या समझ में आया, मेरे को समझ में कब वाला बोले। खैर देखो ये एक कोशिकीय होता है, अलैंगिक जनन इसी तरह होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सी विधि है अलैंगिक जनन का, द्विविखंडन। क्या है, द्विविखंडन। देखो द्वि लिखा, द्वि मतलब 2, विखंडन मतलब भाग अलग हो जाना। ये देखो 2 भागों में अलग अलग हो गया। अगर ये सोचो, मान चलो इस वाले अमीबा में, इस वाले अमीबा में अगर ये केंद्रक नहीं जाता तो क्या बन पाता, ये नहीं बन पाता। मेन है केंद्रक, मेन क्या है, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए है ना। अभी एक और क्या है, हाइड्रा। क्या है, इधर से देखो ये हाइड्रा है, ये संरचना निकल जाती है, ठीक ना, ये संरचना निकली, समझ लो ऐसे करके, ठीक ना। अब क्या होता है, जब ये वयस्क हो जाते हैं, जब ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसके किसी भी भाग से संरचना निकलने लगती है, संरचना क्या होने लगती है, निकलने लगती है। और यही संरचना आगे चल करके नया क्या बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा, नया हाइड्रा। ये हाइड्रा भी एक कोशिकीय, ठीक ना, ये हाइड्रा है। इधर चित्र नहीं बनाना, समझने के लिए है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो है ना। अब ये जो संरचना निकला है, ये मुकुल निकला है, इसको क्या बोलते हैं, मुकुल। क्या बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रा मुकुलन करता है,
कौन विधि होती है? मुकुलन। अब अमीबा में कौन सा विधि करता है? द्विविखंडन का। हाँ, और अमीबा किस तरह से जनन करता है? मुकुलन से। मुकुलन क्यों बोलते हैं? जो ये संरचना निकल रही है वो क्या है? मुकुल है। क्या है वो? मुकुल है ना? ऐसा समझ लो जैसे मैं अमीबा हूं, जैसे मैं, है ना? अब जब मैं इस तरह समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, है ना? ये संरचना पूरा है। मान लो यहाँ से संरचना एक निकलने लगी, यहाँ संरचना, अब कुछ समय बाद, बहुत समय बाद ये संरचना अलग हो गई मेरे से, ये संरचना मेरे से अलग हो गई। जो संरचना अलग हुई है ना, वो नया जीव है, वो नया जीव है। वो भी हाइड्रा, ये भी हाइड्रा, ये उसका बच्चा वाला वो वाला हाइड्रा, है ना? कुछ समय बाद ये भी मर सकता है ना, लेकिन वो तो जिंदा है, उससे नया हाइड्रा बनेगा, है ना? ये क्या होता है? अलैंगिक जनन। देखो ना, केवल एक जीव से, केवल एक जीव से नया जीव बन गया, अलैंगिक जनन। देखो, सोचो, बताओ, अपने कट के अपने हो गया। जीव है भाई, ऐसे जीव है, मतलब उसको जितने भाग में कर दो। जैसे मैं शरीर, मैं तो इंसान हूं, लेकिन अगर मैं होता, अगर वो वाला जीव, जैसे मेरा हाथ काट दिया जाता ना, कि नया जीव बन जाता, ये नया जीव बन जाता। सोचो, ऐसा है किसमें? अलैंगिक जनन में। किसमें? अलैंगिक जनन में। अब बताएं, अलैंगिक जनन अभी केवल तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अलैंगिक जनन बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार, है ना? ये हाइड्रा भी जान गए, जब ये अलग हो जाएगा इससे तो नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक ना? बाकी चित्र देखते रहो, अगर मैं चित्र बनाऊंगा तो देख लो, बहुत टाइम लग जाएगा ना। देखो, है ना? यही तो बता रहा हूँ, जो बताना है मेरे को। ये निकला है मुकुल, है ना? ये थोड़ा और बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे ये उसी तरह बन गया ना, अब फिर कुछ समय ये अलग हो जाएगा। हाँ, तो ये द्विविखंडन है और ये मुकुलन है ना? अभी क्या बताना है? भ्रूण बताया हूं ना, अभी और बताना है एक चीज। इसमें शायद नहीं, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कौन सा? द्विविखंडन। हाँ, अलैंगिक जनन तो है, वो भी सही है, लेकिन और थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ, चलो अब देखो, क्या जान गए? देखो, हमने सबसे पहले क्या जाना? जनन। क्या बोला? जनन, ठीक ना? ये जनन हो गया। हमने पढ़ा जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में लिख रहा, ठीक ना? अलैंगिक जनन, ठीक ना? फिर इसके अंदर हमने क्या देखा? निषेचन देखा। क्या देखा? क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है ना। और फिर हमने देखा निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। देखा है ना? देखा कि नहीं देखा? ठीक है ना? अलैंगिक जनन में क्या देखा? लैंगिक जनन में केवल हमने 2 प्रकार पढ़े हैं। केवल क्या पढ़े हैं? 2 प्रकार। क्या पढ़े हैं? पहला मुकुलन पढ़े हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं? द्विविखंडन। यही तो पढ़े हैं। यही पढ़े हैं ना, द्विविखंडन। देखो, जनन क्या था? हाँ, जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से कि नया जीव का फॉर्मेशन हो और उसका अस्तित्व रहे, पृथ्वी पर बना रहे, है ना? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या था? इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा की, है ना? यही है ना? इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है ना?
अब लैंगिक जन्म में निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों सम्मिलित होते हैं तो निषेचन होता है। क्या होता है? और निषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? यही भ्रूण आगे चल के बच्चे का निर्माण करता है। क्या? हाँ, गर्भाशय होता है। ठीक है ना? बताया सर कि जब कोशिका विभाजन होगा कि धीरे धीरे वो पूरा जो कोशिका है वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में। ये बताया था ना, ये जैसे गर्भाशय था, यहाँ से जब बताया था मैं, इधर पास से कोशिका विभाजन हुआ, फिर बोलो थे ये वाला पूरे आके यहाँ चपक जाएगा गर्भाशय में, फिर बोलो थे यहाँ पास शिशु बन जाएगा, पास बच्चा बन जाएगा। बताया था ना? हाँ, तो यही बोल रहा कि इधर के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट हुआ, इधर पास आएगा तो भ्रूण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब भ्रूण चिपक जाएगा गर्भाशय से, गर्भाशय की दीवार से, फिर वहीं से बनाएगा। आंतरिक निषेचन जान गए, जिसमें मादा शरीर के अंदर निषेचन हो, और जिसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन हो। बाहर निषेचन। आंतरिक में कुत्ता बिल्ली भाई आ जाएंगे, इंसान आ जाएंगे। इसमें मछली उछली आ जाएगी, मेंढक आ जाएगा। ठीक। मुगलन जान गए। मुगलन क्या था कि इससे एक नई संरचना निकलेगी और संरचना नया जीव बन जाएगा, है ना। अद्विखंडक क्या था कि कोशिका बीज से दबेगी और उसका जो मटेरियल है, केंद्रक है, वो अलग अलग हो जाएगा, नया जीव बन जाएगा, है ना। ये पूरा ऊपर को जान गए। अब देखो, अब इसके अंतर्गत होता है अंड प्रजक और जरायुज। अंड प्रजक और जरायुज। इसको मिटा दूं। अंड प्रजक जरायुज। तो देखो ये क्या होता है, लिखा अंड। अंड मतलब अंडा, प्रजक यानी कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, मतलब ऐसे जीव जिनका जो क्या बोलेंगे, उसका पोषण है, जिनकी क्या बोलेंगे, पोषण नहीं बोलेंगे, लालन पोषण बोलेंगे नहीं, जिनका विकास होने का मतलब है कि जो अब उसकी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे जीव जिनका विकास अंडे में होता है। अंडे में कहने का मतलब यह है कि बाहर जो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, बताओ अब सही है, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। अंडे देने का मतलब, कहने का मतलब है जो अंडे बाहर देते हैं, अंडे बाहर देते हैं। जैसे चिड़िया उड़िया है, वो अंडे कहाँ देती हैं, यानी उनके बच्चों का विकास कहाँ होगा, मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर। हाँ हाँ हाँ, चिड़िया उड़िया में निषेचन क्रिया अंदर ही होती है, बाहर होकर का इतना बड़ा कवर है, शुक्राणु कैसे घुसेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखो जरायुज में ये इनके बच्चों का पोषण मादा शरीर के अंदर ही हो जाता है, मतलब पोषण विकास। सोचो बच्चा जब पूरा हमारे जैसे हो जाता है तब ना बच्चा निकलता है, कि जब अंडा मिले तभी निकलेगा, ऐसे तो नहीं है। लेकिन अंड प्रजक जीव में कहा जाता है कि जब इनका संलयन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, थोड़ा सा और बड़ा होगा अंडा, तो उसके बाद पूरा अंडा बाहर निकल आता है। फिर जो मुर्गी होती है वो अंडे को काटती है, सेकती है, बैठती है ना, गर्माहट देती है ना अंडे के ऊपर। चिड़िया भी देखो घोंसला वोसला बना के फिर बैठी रहती है, वो सेकती है तापमान पर। तो उनका विकास कहाँ हो रहा है, मादा शरीर के बाहर, लेकिन अंडा में, जो अंडे देते हैं, जो जीव अंडे देते हैं। ये लोग अंडे नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अंडा नहीं बनता है, अंडा बनता है, लेकिन मादा शरीर के अंदर रहता है। इनके बच्चों का विकास कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर। पूरा जब विकास हो जाएगा तभी निकलेगा। ऐसा थोड़ी कि पिल्ला हुआ और वो फिर दूसरी आंखें नहीं आए, ऐसा तभी हो सकता है जब कुछ गड़बड़ी हो। ऐसा थोड़ी होता कि चारों टंगड़ी गायब है, गाय हुई चारों टंगड़ी गायब है। जब पूरा विकास हो जाता तभी ना होता है जन्म, है ना। तो लेकिन विकास कहाँ होता है, अंड प्रजक में बाहर, क्योंकि ये अंडा देते हैं, ये अंडा नहीं देते, ये इनका अंडा अंदर रहता है। अब देखो क्या बताने वाले थे। हाँ हाँ हाँ,
है ना। हम लोग जैसे जैसे इंसान है तो अंडा थोड़ी था कि ले अंडा इतना अंडा ढंग रहा है, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। वो सीधे डायरेक्ट बच्चे के जन्म देता है, जैसे गाय वाय है, लेकिन मुर्गी उर्गी है वो अंडा देती है ना। अंडा तो हम लोग से तो जरा ठीक ना। अब ये देखो, क्या सभी जीव जब उनका विकास होता है क्या उसी तरह रहते हैं जिस तरह वो वयस्क में रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। देखो इंसानों में तो रहते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, छोटे का बच्चा बचुआ, तो हाथ पर उसी तरह रहते हैं, आंखों उसी तरह रहती है, जाने में जाकर दूर से जाने में जाकर हाँ ये इंसान का बच्चा है। लेकिन अगर आप मेढक के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको देखोगे तो नहीं जाने मिलेगा कि ये आगे चल के मेढक बन जाएंगे। गुल मछली देखो, गुल मछली देखे हो ना, तो जब हम छोटे थे तो हमको लगता था गुल मछली नहीं, ये मछली है, ये क्या है, मछली है। तो हम लोग ले गए, फिर पाले, मतलब मैं ले गया, फिर उसको पाला बहुत दिन तक, फिर धीरे देखा फिर उसको कुछ गायब हो गई, इस तरह हाथ निकलने लगा, वो ये कहाँ गया, फिर धीरे कूदने लगा, वो कहा अरे ये तो गुल रहा है। डॉली की कहानी। ये डॉली ना, डॉली जो भेड़ है ना, ये बहुत बड़ा आविष्कार है समझ लो, बहुत बड़ा। इधर सुनो, आमतौर पर नया जीव कैसे बनता है? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का तब नया जीव बनता है ना। लेकिन जो डॉली नामक भेड़ जो बनी है ना, उसमें निषेचन हुआ ही नहीं। सोचो, यहां तक पहुंच चुके वैज्ञानिक, उनमें निषेचन नहीं हुआ। ये रही पहली भेड़, चलो भेड़ का नाम ही लिख देता हूं, फिन डॉर्सेट। फिन डॉर्सेट है ना। और दूसरे नंबर क्या है? दूसरे नंबर कौन है? बस ब्लैक फेस लिख देना, ठीक है ना, ब्लैक फेस है। और क्या लिखा है आगे? डॉली लिखा, डॉली ने लिखा होगा, अरे इसके आगे ईव लिखा, ईव। अब देखो क्या हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ 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 ठीक है, देखो क्या हुआ। इस वाले भेड़ से इस वाली अंडाणु लिया गया। क्या लिया गया? अंडाणु। इस वाले भेड़ से क्या लिया गया? अंडाणु ले गया। इस वाले भेड़ से जो स्तन होता है, दूध, वहां की कोशिका ली वैज्ञानिक ने, वहां की कोशिका ली, शरीर कोशिका, शरीर की कोशिका, शरीर के कोशिका को बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक इसमें नहीं लिखा है ना, लेकिन कहाँ के लिए है? स्तन के पास, ठीक ना। वहां कोशिका, सोचो कोशिका ली, ऐसा वो देखो क्या होता है। आमतौर पर क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन होगा, तब होगा ना बेबी इंट्रोड्यूस, तब होगा ना। लेकिन वैज्ञानिक ने, कौन कौन वैज्ञानिक थे? हाँ वैज्ञानिक नाम भी कहा ना, विल्मट और उसके सहयोगी ने, विल्मट और उसके जो वैज्ञानिक विल्मट थे स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के, कहाँ के? स्कॉटलैंड के, दूसरे देश का है, विदेशी है। तो वहां के वैज्ञानिक ने क्या किया, एक अलग दो भेड़ ली, दो भेड़ ली, एक भेड़ से अंडाणु निकाला और दूसरे भेड़ के शरीर से कोशिका निकाली। कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर जो क्या होता है, केंद्रक, उसको निकाला लैब में। अंडाणु को इधर पास आया, देखो ये इसका अंडाणु है, इसके अंदर की कोशिका है, मतलब वो पदार्थ है ये वाला, है ना। गिलमिट साहब ने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया,
इसको यहाँ के हटा दिया, हटाइए दिया। और जो फिन डॉर्सेट नामक भेड़ है, जो उसके शरीर से कोशिका लिया गया है, अब उसके अंदर क्या है, केंद्रक, उस केंद्रक को यहाँ पास फिट कर दिया गया, इसके केंद्रक को यहाँ पास फिट कर दिया गया, ठीक। अब फिर इसको लैब में 2 से 3 दिन तक क्या किया गया, देख रेख किया गया, करंट अंदर दौड़ाया गया, बिजली के झटके लगाए गए, ताकि यहाँ पास वो हो सके, पर ये क्या कोष का विभाजन हो सके, कोष का विभाजन हो सके। जब ये थोड़ा सा बढ़ गया, जब 4 से 8 कोष का हो गई, जब इसको 4 से 8 कोष का हो गई, तो इसको कहाँ डाल दिया, इस अंडाणु कहाँ डाल दिया, एक नई भेड़ में, एक नई भेड़ में। सोचो, अभी इस नई भेड़ से जो भेड़ निकली उसका क्या नाम है, डॉली, डॉली भेड़। फिर से समझो क्या है, मतलब भले तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खोज है। इससे ना मतलब इस खोज के जरिए अब धीरे धीरे वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच रहे हैं, किसी का हाथ अगर कट गया है ना, तो सोमैटिक सेल को उपयोग करके, स्टेम कोशिका को उपयोग करके